वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का रोल ऑफ प्रमोटर्स एंड स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, ये दोनों टॉपिक्स पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन, दैट इज हम कंपनी को रजिस्टर जब करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं रजिस्टर करने के लिए, वो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। Depending upon the object of company, scale of operation, amount of capital needed, etc., the promoters decide whether to form a public company or a private company. तो जब हम कंपनी रजिस्टर करने जाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दैट इज़ हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, हम किस लिए कंपनी फॉर्म कर रहे हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब हमारी कंपनी जो है वो कितनी बड़ी होगी, छोटी है या बड़ी है, लार्ज स्केल होगा या स्मॉल स्केल बिजनेस होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड मतलब कितने पैसे चाहिए होंगे कंपनी को फॉर्म करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। देन ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी हमें कौन से टाइप की फॉर्म करनी है, पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है या प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी है। फिर हम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो देख लेते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। तो जब हम कंपनी रजिस्टर करने जाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे एक एक करके, तब हमारी कंपनी को हम रजिस्टर करवा सकते हैं। फर्स्ट इज ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, दैट इज DSC, रजिस्टर्ड DSC इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विथ MCA। नेक्स्ट ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम डीन बोलते हैं। अप्लाई फॉर रजिस्ट्री रिजर्वेशन ऑफ नेम, फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, signing, stamping and dating of memorandum and articles of association, prepare other necessary documents, deciding address for communication, obtain a statutory declaration, filing of application and document for incorporation with ROC, that is registrar of company, and last is obtaining certificate of incorporation। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें एक एक करके पूरे के पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं हमारी कंपनी रजिस्टर होती है और हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है हमारे अपनी कंपनी को स्टार्ट करने का। ऑलराइट, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं हम डिटेल में एक एक करके पॉइंट स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, दैट इज DSC। तो ये क्या है? अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज नीडेड फॉर पर्सन्स ऑथोराइज्ड टू साइन डॉक्यूमेंट्स फॉर फाइलिंग। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मतलब हमारा जो सिग्नेचर होता है वो हमें डिजिटल फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, पहले उसे डिजिटल फॉर्मेट में करवा कर लेना पड़ेगा। तो क्योंकि जो भी पर्सन ऑथराइज्ड होता है, जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी पेपर्स फाइल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में हमें सबमिट करना पड़ता है, तो वहाँ पे सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सो promoters and the proposed first director need to obtain a DSC, that is digital signature certificate, by applying to certificate authorities। तो इसीलिए प्रमोटर्स और जो फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं उसे अपना जो सिग्नेचर है वो डिजिटल फॉर्मेट में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा। उसके लिए उन्हें पहले अप्लाई करना पड़ेगा सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ के पास। ऑलराइट, तो DSC क्या है? दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज अ सिग्नेचर ऑफ पर्सन इन डिजिटल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इट इज़ यूज टू साइन ऑन डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी सिग्नेचर होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करवा कर लेते हैं, सो दैट जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है, पेपर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वहाँ पे हमारे जो सिग्नेचर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ पे हम साइन कर सके, यूज़ कर सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज रजिस्टर DSC इन द नेम ऑफ डायरेक्टर्स विथ MCA। तो हमारा जो हमने सिग्नेचर जो है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। आफ्टर ऑब्टेनिंग द DSC इन द नेम ऑफ with the promoters or directors, the DSC has to be registered with the MCA। तो हमारा जब डिजिटल सिग्नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक बार कन्वर्ट हो गया और हमें वो मिल गया रजिस्टर करके, उसके बाद हमें वो सिग्नेचर जो है अपना वो MCA के पास जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा।
MCA maintains the details of every directors including their dean, पर्सनल डिटेल्स एक्सेट्रा। तो MCA ये भी क्या है, एक अथॉरिटी है जो सारे के सारे डायरेक्टर्स की जो सिग्नेचर्स हैं, उनकी डिटेल्स हैं, उनका डीन नंबर होता है, पर्सनल डिटेल्स जो होते हैं डायरेक्टर्स के, प्रमोटर्स के, वो सारे के सारे डिटेल्स जो हैं वो अपने पास मेंटेन करके रखते हैं। ऑलराइट, सो MCA क्या है, तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट एडमिनिस्ट्रेट्स द कंपनीज एक्ट 2013। तो MCA क्या है, ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कंपनी के जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी के सारे पूरी फुलफिल करते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिग्नेचर्स हैं डिजिटल फॉर्मेट में, डीन नंबर होता है, वो सारी की सारी चीज़ें MCA के पास रजिस्टर होती हैं क्योंकि ये कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग काम करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज डीन। सो एक बार हमारा जो सिग्नेचर है वो डिजिटल फॉर्मेट में MCA के पास रजिस्टर हो गया, उसके बाद हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, जैसे हम शॉर्ट में डीन कहते हैं। द प्रपोज्ड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी हु डू नॉट हैव डीन हैव टू अप्लाई फॉर डीन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म SPICE 32 एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर बनता है कंपनी का, उसके पास डीन होना ज़रूरी है, दैट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर किसी भी डायरेक्टर के पास डीन नहीं है तो उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ एप्लीकेशन देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में SPICE 32 के पास एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कंपनी के रजिस्टर करने के टाइम पे उन्हें एप्लीकेशन भी देना पड़ेगा कि उन्हें डीन चाहिए, दैट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर मस्ट हैव अ डीन। और जो भी पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होता है किसी भी कंपनी का, उनके पास डीन होना ज़रूरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ज़रूरी है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, ये 8 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर एक पर्सन को अलॉट किया जाता है जो भी डायरेक्टर बनता है किसी भी कंपनी का। ऑलराइट, जैसे हम कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हमें एक रोल नंबर मिलता है ना, क्यों, वो हमारा क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि हम इस क्लास में इस पर्टिकुलर रोल नंबर है हमारा। तो वैसे ही डायरेक्टर्स जो हैं वो चाहे किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हों, उन्हें एक डीन, दैट इज़ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो ये क्या है, एक बार हमारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, उसके बाद हमारे कंपनी का जो नाम है उसके लिए हमें पहले से रिजर्वेशन जो है वो करके रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। द प्रमोटर्स हैव टू गेट द प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC by filing form run reserve unique name along with the prescribed fees through MCA portal। तो प्रमोटर्स को कंपनी का जो नाम है, जो भी नाम उन्होंने सोचा है कि वो नाम से वो कंपनी ओपन करेंगे, उस नाम का सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, दैट इज़ CRC। एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, रन, दैट इज़ यूनिक रिजर्व यूनिक नेम अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। एक फीस जो है वो हमें पे करनी पड़ेगी, MCA के पोर्टल पे जाके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा हमें कि हमने हमारी कंपनी का ये नाम पहले से सोच के रखा है और ये हम नाम रिजर्व करके रख रहे हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ सम फीस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रमोटर्स में सजेस्ट मोर देन वन नेम इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस। तो एक से ज़्यादा नाम भी हमें अच्छा लग सकता है, या फिर हमने 2-3 नाम सोच के रखा है, तो प्रमोटर्स कंपनी के 2-3 नाम जो है वो भी अगर सोच के रखेंगे तो वो नाम जो है वो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के साथ दे सकते हैं। आफ्टर वेरीफाइंग इट्स डेटाबेस, RCR विल गिव इट्स अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड नेम एंड रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो RCR जो है, दैट इज सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, वो क्या करेंगी, एक बार अपने डेटाबेस में सारी की सारी डिटेल्स चेक करेंगी, वेरीफाई करेंगी, उसके बाद जो भी नाम हमने अप्रूव किया है, दैट इज़ प्रपोज किया है कि हमें कंपनी का ये नाम रखना है, तो वो नाम क्या करेगी, वो रिजर्व करके रख देगी 20 days के लिए, जब हम एप्लीकेशन देते हैं उस टाइम तक। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फाइनलाइज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमने हमारा कंपनी का नाम जो है वो फाइनलाइज कर दिया, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है ये सबमिट करना है, ये बनाना है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमें जब अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने पड़ते हैं। 2 important documents, the memorandum and articles of association have to be submitted along with the application of incorporation of a company। तो जब हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, तो उस समय हम एप्लीकेशन जब देते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने का, उस समय रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी हमें सबमिट करना पड़ता है।
These document contains legal and technical information related to objects of companies and regulations for operations of the company pursuant to company law। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कंपनी के सारे लीगल टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस होते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरीके से कंपनी काम करेगी, कंपनी के सारे लॉज, ये सारी चीज़ें ये दोनों डॉक्यूमेंट्स में मेंशन की जाती हैं। Hence, the promoter takes the helps of professionals like a company secretary, legal experts, accountant, etc. to finalize the draft, memorandum and articles of association। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें काफ़ी लीगल टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं। तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी हो गए, लीगल एक्सपर्ट्स, लॉयर्स हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, इनकी हेल्प लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए और इसका ड्राफ्ट फाइनलाइज करने के लिए। In case a proposed public company wants to list itself with one or more stock exchanges, promoter should send a copy of the draft memorandum of association and articles of association to such stock exchanges for their reviews and suggestions। तो अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी मतलब वहाँ पे कॉमन पब्लिक का पैसा लगेगा, वो एज अ गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, तो हमें वो कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे भी अपना नाम जो है कंपनी का नाम लिस्ट करवाना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज जो है एक दो स्टॉक एक्सचेंजेस पे हमारे कंपनी का नाम हमें पहले लिस्ट करवाना पड़ेगा, तो जो भी प्रमोटर्स हैं उन्हें स्टॉक एक्सचेंज जो हैं वहाँ पर भी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स एंड एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स जो हैं ये दोनों डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को भी हमें सबमिट करने पड़ेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मेमोरेंडम्स एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो हमारा दोनों डॉक्यूमेंट्स बन चुका है, अब दोनों डॉक्यूमेंट्स का हमें साइन करवाना है, स्टैम्प और डेट करवाना है। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर्स to the memorandum and shall add its name, description, address, occupation, etc. in the presence of at least one witness who shall attest the signature and likewise sign and add his name, description, address, occupation, etc. तो एक बार दोनों आर्टिकल्स दैट इज़ दोनों डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं हमारे, तो वो दोनों आर्टिकल को हमें साइन करना है। जो भी प्रमोटर्स होंगे, जो भी डायरेक्टर्स होंगे जिनका नाम वहाँ पे मेंशन किया है डॉक्यूमेंट में, उन्हें साइन करना है, अपना नाम डालना है, एड्रेस डालना है, वो क्या काम करते हैं उनका ऑक्यूपेशन डालना है, एक विटनेस होना चाहिए, वो विटनेस के सामने ही ये सारी डिटेल्स जो हैं वो उन्हें सबमिट करनी है, फुलफिल करनी है, और वो विटनेस भी फिर अपना साइन जो है वो करेगा और जितने भी डिटेल्स हैं दैट इज़ उनका भी नाम, एड्रेस और डिटेल, ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें वो साइन करके वो भी अटेस्ट होगी साथ में। नेक्स्ट इज आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नीड टू बी स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। तो एक बार सारी सिग्नेचर्स हो गई, साइनिंग हो गई डायरेक्टर्स से, प्रमोटर्स से, विटनेस के थ्रू, उसके बाद वो सारी चीज़ें क्या होंगी, स्टैम्प होंगी। तो एक बार हमें क्या करना है, दोनों आर्टिकल, दोनों डॉक्यूमेंट्स को हमें साइन करवाना पड़ेगा एंड स्टैम्प करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। The stamp duty depends upon the authorized share capital of the company and varies from state to state। तो जो स्टैम्प ड्यूटी है मतलब स्टैम्प करवाने के लिए हमें कुछ फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो जो फ़ीस होती है दैट इज स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो कंपनी के ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब कितनी बड़ी कंपनी है और कितने पैसे लग रहे हैं वो कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी की फ़ीस जो होती है वो डिपेंड करती है। और स्टेट टू स्टेट भी ड्यूटीज़ जो होती है, फ़ीस जो होती हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। There should be date on MOM, that is Memorandum of Association, and Articles of Association. It must be stamping date or any other date after stamping। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है उसके ऊपर डेट मेंशन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। हम जिस टाइम पे स्टैम्प करते हैं तो उस टाइम पे हम डेट मेंशन कर सकते हैं, स्टैम्पिंग डेट, या तो फिर एक बार स्टैम्प लगने के बाद दूसरा कोई डेट भी हम उसके ऊपर डाल सकते हैं, बट डेट मेंशन करना दोनों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैम्प ड्यूटी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो स्टैम्प ड्यूटी मतलब जो फीस है वो हमें पे करनी पड़ती है जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो बहुत सारे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं। तो वो क्या है, जिसमें फर्स्ट है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव एग्रीड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर अलॉन्ग विद द रिटन कंसेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। तो जो भी लोग, जो भी पर्सन जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, माना है कि हाँ वो कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे,
तो उनका रिटर्न कंसेंट मतलब रिटर्न में लिख के हमें उनका कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो डायरेक्टर बनने के लिए रेडी हैं, और वो सारी चीज़ें उन्हें रिटर्न फॉर्मेट में देनी पड़ेगी अलॉन्ग विद देयर डिटेल्स, मतलब उनके पर्सनल डिटेल्स, DIN नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनीज एक्सेट्रा शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो ये सारी चीज़ें वो लिस्ट के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए, सो दैट डायरेक्टर्स ने पहले से माना है कि वो कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे और उनकी सारी डिटेल्स हमें मेंशन करती हैं, सो दैट बाद में वो ये नहीं बोले कि हमने सिर्फ बोल दिया था कि बट हमें डायरेक्टर बनना नहीं है। इसीलिए सारी चीज़ें कंपनी की वो रिटर्न फॉर्मेट में होती हैं। दिस रिक्वायर्ड रिटर्न कंसेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जितने भी रिटर्न कंसेंट होते हैं, दैट इज़ लेटर्स होते हैं, वो सारे के सारे कंपनीज एक्ट 2013 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। मतलब कंपनी जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, बताया गया है कि एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में ये सारे रिटर्न कंसेंट जो होते हैं डायरेक्टर्स के वो लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट इज डिटेल ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी एक्सेट्रा. If the articles of association names a person who will be the manager, secretary, etc., particulars of such person should also be prepared for filing purpose. तो अगर articles of association ये एक rules and regulations का document होता है, तो ये भी हम सबमिट करते हैं जब हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। और अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले से मेंशन किया गया है कि कंपनी का मैनेजर ये हो, पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, सेक्रेटरी ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, तो वो दोनों इंडिविजुअल्स दैट इज़ मैनेजर्स और सेक्रेटरी का सारा डिटेल्स भी हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा और मेंशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जो भी डायरेक्टर या फिर जो प्रमोटर्स है जिसका नाम मेंशन किया गया है, उनको भी डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो साइन करना पड़ेगा, और डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो रिटर्न कंसेंट करके देना पड़ेगा। A declaration should be taken from each subscribers to the memorandum of association, and every person named as first directors in the articles of association that he is not convicted of any offence in connection with promotion, formation or management of any company, and he has not been found guilty of any fraud or dishonesty or breach of any duties or any companies during the proceedings of 5 years. मतलब एक डिक्लेरेशन हमें रिटर्न कंसेंट जो है वो लिख कर देना पड़ेगा जो भी पर्सन का नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में है, दैट इज़ कोई भी जो प्रमोटर्स हैं जिनका नाम MOA में मेंशन किया है, और जो भी डायरेक्टर बनेगा और जिसका नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया है, उन सभी को अपना जो कंसेंट है डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा कि उन्होंने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो की हैं, उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं है, वो कोई फ्रॉड नहीं किया है, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं की है फ्रॉडरी की, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया है, तोड़ा नहीं है, पिछले 5 सालों में किसी और कंपनी की कोई चीज़ में उन्होंने गिल्टी मतलब उन्हें गिल्टी फाउंड नहीं हुए हैं, कुछ गलत काम करते हुए वो पकड़े नहीं गए हैं। किसी और कंपनी में अगर वो डायरेक्टर थे तो उस कंपनी में भी पिछले 5 सालों में ऐसा कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया होना चाहिए। ये सारी डिक्लेरेशन जो है उन्हें मेंशन करनी पड़ेगी रिटर्न फॉर्मेट में। They also have to give an undertaking that all the documents filed with the registrar of companies are correct, complete and true. और रिटर्न फॉर्मेट में मतलब इन राइटिंग उन्हें देना पड़ेगा कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मतलब पेपर जितने भी हम देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास, दैट इज़ जब हम कंपनी रजिस्टर करते हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने फाइल किए हैं, सबमिट किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, कंप्लीट है और ट्रू है। तो ये अंडर राइटिंग है, मतलब ड्यूली रिटर्न और सिग्नेचर होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस फॉर रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस at the time of incorporation. If the proposed company has not decided its location of registered office, the promoters have to give an address for communication. तो registered office अगर है तो हमें वो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना पड़ेगा, और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है मतलब हो सकता है हमने एप्लीकेशन तो दे दिया है रजिस्टर करने के लिए कंपनी का नाम, लेकिन हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं की कि हमारी कंपनी कहाँ पे होगी, कौन से एरिया में होगी, हमने जगह डिसाइड नहीं की है। तो लेटर्स तो आएंगे तो वो लेटर्स कोई एड्रेस पे आएंगे, तो एड्रेस हमें मेंशन करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। As per the Companies Act 2013, a company is required to have a registered office within 30 days of incorporation. तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग रूल है कि 30 दिन के अंदर जैसे कंपनी रजिस्टर होती है, इनकॉर्पोरेट सर्टिफिकेट मिल जाता है, कंपनी को 30 डेज़ के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, ऑफिस का रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो देना पड़ेगा।
ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फॉर्म। तो डिक्लेरेशन फॉर्म जो है ये भी कंपलसरी है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास जाकर हमें ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा। और ये सारे लोग जो हैं वो होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए एक्चुअली में काम करते हैं। तो कौन है ये? एन एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो एडवोकेट मतलब लॉयर हो गए, जो भी कंपनी सेक्रेटरी हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, जो भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, इन सारे लोगों का रिटर्न में डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो देना पड़ेगा। A person named in the articles of association as a director, manager or secretary stating that all requirements related to incorporation has been compiled with। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, सारे के सारे लोग हैं जो भी इन्वॉल्व है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, दैट इज़ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, उनका सारा डिटेल्स जो है वो भी मेंशन करना पड़ेगा, फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। दैट इज़ हमें फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन जो है और डॉक्यूमेंट है फिर वो फाइल करना पड़ेगा एट द एंड हमारी कंपनी को हमें रजिस्टर करने के लिए। आफ्टर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, द प्रमोटर्स हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो अब तक हमने जितना ऊपर देखा, हम क्या कर रहे थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे अब तक। दैट इज़ हम सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे थे कि ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ से साइन करवाना है, वहाँ से साइन करवाना है, इनसे रजिस्टर करवाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे बन चुके, फिर हम वो सारे डॉक्यूमेंट को फाइल करेंगे और जाके रजिस्टर्ड ऑफिस में हम अपने कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए वो फाइल सबमिट करेंगे। ऑलराइट, जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं और फीस है, वो सारे फीस और डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम जाके अपने ऑफिस, दैट इज़ कंपनी का नाम जो है रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाके फिर रजिस्टर करवाएंगे एट द एंड। तो क्या है, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज़ स्पाइस। तो हमारी कंपनी जो है हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली, दैट इज़ ऑनलाइन भी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा प्रोफॉर्मा गिवन है। तो रूल 38 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 4th अमेंडमेंट रूल हैज़ इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 2/10/2016 अ सिंप्लीफाइड इंटीग्रेटेड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो 2/10/2016 में हमारा जो कंपनीज लॉ है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली भी हमारी कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं, एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करके। अंडर दिस ओनली वन फॉर्म INC 32 SPICE नीड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक फॉर्म सिर्फ हमें सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, दैट इज़ स्पाइस करके है, फॉर्म INC 32 SPICE जो है, दैट इज़ सिंप्लीफाइड फॉर प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग। तो कंपनी जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपना कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो स्पाइस इज़ टू बी फिल्ड फॉर अप्लाइंग फॉर। तो स्पाइस क्या है, ये एक सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा है, ऑलरेडी गिवन है, इसमें हमें सारी डिटेल्स फिलअप करके अप्लाई करना है कंपनी को रजिस्टर करने के लिए। तो हम स्पाइस क्यों फाइल करते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल करके मिलती हैं। तो पहला है रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम रिजर्व करना है, तो हमें स्पाइस फिलअप करनी है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, हमें नई अपनी जो कंपनी है उसे रजिस्टर करवानी है, तो उसके लिए भी हमें स्पाइस जो है ये फिल कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। डिन फॉर डायरेक्टर्स, पैन एंड टैन फॉर न्यू कंपनी, तो ये चारों काम हमारा एक साथ में हो जाएंगे अगर हम स्पाइस में ये सारी चीज़ों का एप्लीकेशन दे देंगे। तो हमारा जो काम है वो सिंपल से ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है स्पाइस वो फिल करेंगे तो हमारे ये सारे काम एक साथ में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो पैन क्या है, पैन इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि इशू होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, जो कि एक प्रूफ है कि पर्सन क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। 10 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड मतलब जहाँ पे अल्फ़ाबेट ABCD और नंबर्स 1 2 3 4 ये दोनों पर्टिकुलर अल्फ़ा और अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड्स जो है दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक 10 डिजिट कोड जो है वो इशू किया जाता है पर्सन को, कि पर्सन क्या है, टैक्स पे कर रहा है। और टैन क्या है, टैक्स डिडक्शन और टैक्स कलेक्शन नंबर है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही अलॉट करता है उस पर्टिकुलर पर्सन को फॉर डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स। ये पर्टिकुलर नंबर भी 10 डिजिट का ही होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, यहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों कोड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऑलराइट, along with SPICE form, e-memorandum of association, e-articles of association and the prescribed fees and other documents necessary for incorporation of a company are to be submitted
इलेक्ट्रॉनिकली। तो हमने जब स्पाइस फॉर्म भरा है, सबमिट किया है, अप्लाई किया है, उसी के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अलॉन्ग विथ फीस, कुछ जो फीस रिक्वायर्ड है वो फीस के साथ में हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे हमारे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, दैट इज़ रजिस्टर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो एक बार हमने सारी चीज़ें फुलफिल कर दी, जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो फाइल कर दिया, फीस पे कर दिया, फिर हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, दैट इज़ हमारी कंपनी को स्टार्ट करने का हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। After verifying all the documents and information submitted to it is proper, the registrar of company will enter the name of the company in the registrar of companies and certifies under his hand that the company is incorporated. तो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले क्या होंगे, वेरीफाई होंगे, चेक होंगे, जो भी हमने सबमिट किया है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके, चेक करके हमारी कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ में क्या करेगी, एंटर कर देगी, मेंशन कर देगी, डाल देगी, और फिर हमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिलेगा। रजिस्ट्रार इशूज़ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। तो जो रजिस्ट्रार होता है वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है कि अब हमारी कंपनी को एक नाम मिल गया है, पहचान मिल गई है, और वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है अकॉर्डिंग टू रूल। ऑलराइट, तो क्या क्या होता है, कंटेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। तो नेम ऑफ द कंपनी, हमारे कंपनी का नाम, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस दिन हमारी कंपनी जो है वो इशू हुई है, तो जिस दिन हमारा सर्टिफिकेट मिला है कंपनी का वो डेट, सिन नंबर, पैन एंड टैन ऑफ द कंपनी, सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार विद डेट एंड सील। तो रजिस्ट्रार जिस दिन हमारे कंपनी को सर्टिफिकेट देता है इनकॉर्पोरेशन का, उस दिन वो साइन करेगा, सील दैट इज स्टैम्प लगा के, और डेट मेंशन करके हमें सबमिट कर देगा, दे देगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, दैट इज रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है, वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें मिलेगा, तो ही हम वो पर्टिकुलर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं लीगली। तो फर्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज लाइक द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी एज द कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो किसी भी कंपनी का एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है। दैट इज़ जब भी जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट हमें बनवाना ज़रूरी होता है, वैसे ही कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी को एक नई पहचान मिली है, एक नाम मिला है, हमारी कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, दुनिया में आ चुकी है। ऑलराइट, ये पहचान होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। तो कंपनी का डेट मेंशन किया जाता है सर्टिफिकेट पे कि उस दिन से हमारी कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है, एग्जिस्टेंस में आ चुकी है। नेक्स्ट इज द कंपनी नाउ बिकम्स अ लीगल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो अब कंपनी का अपना एक खुद का पहचान है, वो अपनी एक लीगल अथॉरिटी स्टेटस मिल गई है। जो मेंबर्स होते हैं दैट इज़ प्रमोटर्स हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, अब वो अलग हैं और कंपनी खुद से अपनी एक अलग पहचान और आइडेंटिटी के साथ में काम करेगी। नेक्स्ट इज कंपनी बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। तो जिस दिन से कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है उसी दिन से, उसी डेट से कंपनी जो है अपने नाम पे चलेगी, अपने एग्जिस्टेंस जो है उसका मिल जाएगा, और वो एक अलग से बॉडी इनकॉर्पोरेट बॉडी बन जाएगी और परपेचुअल सक्सेशन के हिसाब से काम करती रहेगी। दैट इज़ अब वो कंपनी कंटिन्यूस काम करेगी, चाहे उसके मेंबर्स हों चाहे ना हो, चाहे प्रमोटर्स हों चाहे ना हो। अब कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली 100 साल 200 साल जब तक कंपनी चलेगी, बंद नहीं होगी, तब तक वो कंपनी चलती रहेगी। नेक्स्ट इज द कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड अपॉन अदर्स इन इट्स ओन नेम। उसके बाद कंपनी जो है वो अपने नाम पर किसी के ऊपर चाहे तो केस फाइल भी कर सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं, ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये एक प्रोफॉर्मा दिया है कि इस तरीके से कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी हमारी रजिस्टर हो चुकी है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। यहाँ पे
बताया गया है, डेट मेंशन किया है, दैट इज सिन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज पैन, टैन, कौन से डेट पे हमने ये इशू किया है, डायरेक्टर्स का सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दैट इज सिन। At the time of issuing certificate of incorporation, the ROC also allots a SIN to the company, which is its unique identity number. SIN is a 21-digit alphanumeric code and is to be allotted in every form and correspondence that the company uses. तो एक बार जिस टाइम पे जब कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है, हमने अपनी कंपनी को उन्होंने रजिस्टर करवा दिया, उसी टाइम पे वो एक सिन नंबर देती है कंपनी को। सिन क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, मतलब हर एक कंपनी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है जो 21 डिजिट का होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दैट इज़ नंबर्स, दोनों पर्टिकुलर नंबर्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, और हर एक कंपनी का अपना खुद का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दैट इज सिन नंबर होता ही होता है कंपल्सरीली। ऑलराइट, जो कंपनी यूज़ करती है। यहाँ गिवन है बॉक्स में, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर क्या है? इशूड बाय ROC at the time of incorporation of a company. It indicates whether a company is listed or unlisted. तो आइडेंटिफिकेशन नंबर है कंपनी का, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करती है जब वो कंपनी को सर्टिफिकेट देती है उस समय। इसमें पता चलता है कि हमारी कंपनी लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, हमारी कंपनी का कोड क्या है, दैट इज़ इंडस्ट्री कोड क्या है, कौन से स्टेट में कंपनी रजिस्टर की है, लोकेशन मतलब महाराष्ट्र की है, गुजरात की है, हरियाणा की है, कौन से स्टेट की कंपनी है वो भी पता चलता है। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कौन सी ईयर में कंपनी रजिस्टर हुई है, कंपनी का ओनरशिप टाइप क्या है, और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें वो 21 डिजिट का जो कोड होता है उसमें मेंशन की जाती हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एग्जांपल दिया है सिन ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड, तो ये जो नंबर है ये क्या है? सिन नंबर, दैट इज़ हर एक कंपनी का अपना एक सिन नंबर होता ही होता है कंपल्सरीली। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था ये समझ में आया होगा, दैट इज़ स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा जो स्टेप था इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी वो हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, तो ये जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो का पूरा जो टॉपिक था स्टेप्स इन्वॉल्व इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी वो समझ में आया होगा। जो भी स्टेप्स थे वो एक एक करके स्टेप्स जो हैं जैसे गिवन है वैसे ही नंबर वाइज आपको लिखने हैं। ऊपर नीचे अगर स्टेप होगा तो वो स्टेप्स जो है उसका सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो स्टेप्स जैसे दिए हैं वैसे ही आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।